Hello, my dear students. Today we are going to discuss 8th chapter electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, जो अपनी जो फर्स्ट बुक है वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो पढ़ा था, और फिर मैग्नेट के कारण, अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स वगैरह इंट्रोड्यूस जनरेट हो जाते हैं वो अभी तक हमने ये, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, इतना हम इस बुक में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो ध्यान से सुना, हमें एक बात पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लग जाता है तब वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। बट अगर वो चार्ज पार्टिकल अब एक्सेलरेट हो, एक्सेलरेट का मतलब हर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाए, कि जैसे धीरे चल रहा है फिर तेज हो गया और तेज हो गया और तेज हो गया, एक्सेलरेट मोशन करे, या फिर ऐसे अपनी डायरेक्शन बदलता रह रहा है कि इधर जा रहा है फिर इधर आया फिर इधर जा रहा है, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी उसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनेगी। वो बनेगी कैसे, वो सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इस साल रिमूव हो चुका है, लेकिन इसका कंक्लूजन हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ही हमें सिखाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे हैं। तो मैं सीधा कंक्लूजन बताता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक है इसका कंक्लूजन क्या था। इसका कंक्लूजन ये था कि अगर मैं किसी रीजन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिसकी वैल्यू लगातार वेरी कर रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, चेंज होती जा रही है, तो उस रीजन में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और हमें पता है कि जब करंट प्रोड्यूस होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है? वो वापिस करंट को बना सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इधर एक रफ कॉपी पे बता देता हूं मैं, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज ये अपना कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को लगातार चेंज करता जा रहा हूं, जिससे ये जो स्पेस है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी फिर क्या होगा? चेंजिंग। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है। जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पे एक करंट चलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो भी चेंजिंग होगी। और हमें ये पता है कि करंट क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या प्रोड्यूस करेगी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिस्प्लेसमेंट करंट बनाया, डिस्प्लेसमेंट करंट से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब आपने फैराडेज लॉ पढ़ा हुआ है कि जब हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है, और करंट का मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? पहले हमने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में वापस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, फिर उसके बाद में फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता जा रहा है। कब बनाता जा रहा है? जब हमने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, ठीक है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता गया। इस तरह से क्या होगा? एक वेव जनरेट हो जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगातार मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को बनाते जाएंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बनाते जाएंगे। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अब इसमें चार्ज की प्रेजेंस को ले आओ। अब जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, तो ये लगातार इधर 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 ऐसे मूव करता जा रहा है। तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी लगातार चेंज होता जा रहा है, क्योंकि चार्ज खुद इधर उधर एक्सेलरेट होता जा रहा है, तो इसके अराउंड का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी लगातार चेंज होता जा रहा है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। तो इस तरह से एक ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल या बोले एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, और उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। तो ऑन पेपर में इसको दिखा नहीं सकता, तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बना रहा हूं, मतलब इसका डायग्राम आगे बढ़िया बना हुआ है। मतलब आप बात को समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की ओर। और ये जा किस तरफ रहेगी, फिर वेव किस तरफ जा रही होगी, दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में जा रही होगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर जा रहा है, तो वेव किस तरफ जा रही होगी, इस तरफ। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसको आगे अपने डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इसके बाद देखो, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म कैसे हुई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, मतलब इस चैप्टर का बेसिक हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में इक्वेशंस पूछ लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। देखो हमने पूरी फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी है, उनको अगर सिर्फ हमको कुछ इक्वेशंस में सम अप करना हो तो, ठीक है, सम अप करना हो कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में, तो वो मैक्सवेल्स इक्वेशन होती है। मैक्सवेल ने क्या कि 4 इक्वेशंस दी, वो कहता है अगर ये 4 इक्वेशंस आपको पता है ना, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, किसी भी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो इन 4 इक्वेशन से। मतलब ये 4 इक्वेशंस पता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप डील कर सकते हो। तो वो कौन सी 4 इक्वेशंस थी, पहली मैक्सवेल ने इक्वेशन उठाई, गाउसियस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इसकी स्टेटमेंट वगैरह फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है कि क्लोज लूप के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दें तो उस क्लोज लूप में ये फ्लक्स एसोसिएट होता है। दूसरा होता है गाउसियस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये भी आपने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी क्लोज लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, ये उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा होता है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा होता है, क्योंकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मल्टीपल पोल एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीपोल एग्जिस्ट करने के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता है लूप के उतना ही बाहर जाता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, इसलिए क्लोज लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। ये भी पढ़ा हुआ है। 3rd, ये 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता था, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू -d∅dt। पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इंड्यूस ईएमएफ के, और माइनस साइन लेंज लॉ से आया था। तो ये तीनों तो हमने पढ़े हुए हैं। अब जो 4th इक्वेशन है ये एम्पियर सर्किट लॉ की मॉडिफाई फॉर्म है। ये क्या, ये ध्यान से सुनना, एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा था। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन आई। मतलब अगर क्या बोले कि कोई क्लोज पाथ है उसमें से आई करंट जा रहा है, तो हमने बोला था इस क्लोज पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट एंड इसमें से पास होने वाले करंट के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, फिर सेंड नहीं होती, नेक्स्ट में बताता हूँ।